नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने हरिद्वार में किया वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण। साधु संतों ने मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। कहा, धर्म रक्षक धामी के नेतृत्व में विकास पथ पर अग्रसर है उत्तराखंड। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा ने तैयार किया खास प्लान। प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। जन जन तक पहुंचाई जाएगी सरकार की उपलब्धियां। उत्तराखंड की पंचायतों में प्रशासकों को लेकर असमंजस बरकरार। राजभवन से अध्यादेश को मंजूरी मिलने का इंतजार। पंचायतों में प्रभावित हुआ कामकाज। और विश्व पर्यावरण दिवस पर देहरादून आरटीओ की नई पहल। हफ्ते में एक दिन साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्यालय आएंगे कर्मचारी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया कदम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। रविवार को हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए साधु संतों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। इस दौरान साध्वी रितंबरा ने मंच से सीएम धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वालों पर अंकुश लगाने का काम किया है। उनका कहना है कि आज उत्तराखंड धर्म रक्षक धामी के नेतृत्व में विकास के पथ पर अग्रसर है। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतें इन दिनों लावारिस पड़ी है, क्योंकि पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 27 मई को खत्म हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासकों की एक बार फिर नियुक्ति को लेकर असमंजस बरकरार है। कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में पंचायतों में संवैधानिक संकट की स्थिति देखने को मिल रही है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पंचायतों में प्रशासकों को लेकर असमंजस बरकरार। राजभवन से अध्यादेश को मंजूरी मिलने का इंतजार। पंचायतों में प्रशासक न होने से प्रभावित हुआ कामकाज। लावारिस छोड़ी पंचायत, टूट गई संवैधानिक परंपरा। उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का इंतजार हो रहा है, मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन दिनों प्रदेश की 7,478 ग्राम पंचायतें पिछले महीने की 27 तारीख से लावारिस पड़ी है, जिसकी वजह से संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। इन पंचायतों में न कोई प्रधान है और न ही कोई प्रशासक। पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब पंचायतों को इस तरह से लावारिस छोड़ दिया गया हो। चलिए आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि पंचायतों और प्रशासकों का कार्यकाल कब खत्म हुआ है। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर 2024 को पूरा हो चुका था। क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 को खत्म हो चुका है। इसके बाद प्रशासकों को नियुक्त किया गया, जिनका 6 महीने का कार्यकाल होता है। 27 मई को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 29 मई को क्षेत्र पंचायत और 1 जून 2025 को जिला पंचायत के प्रशासकों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रशासकों का कार्यकाल खत्म होने के कारण प्रशासनिक और विकास कार्य भी ठप है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश तैयार किया है, जिसके तहत प्रशासकों का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अध्यादेश 26 मई 2025 को राजभवन में भेजा गया था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि भाजपा संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर रही है। पंचायती व्यवस्था को पूरी तरह से बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय संविधानिक मशीनरी है जो असफल हो गई है। ये बड़ी चिंता की बात है कि जिन पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, उनके चुनाव कराने में भाजपा की सरकार असफल रही है। और ये भी है कि लोकतंत्र की जो पहला पायदान है वो तो पंचायत होती है, और पंचायतों के चुनाव ना कराना, बार बार उन चुनाव को टालना, ये संविधान की जो भावना है उसके बिल्कुल विपरीत है। वहीं बीजेपी जल्द ही पंचायत चुनाव कराने का आश्वासन दे रही है। बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार पंचायत चुनाव को लेकर गंभीर है। देखिए, पंचायत चुनाव कराने के प्रति सरकार
कटिबद्ध है और बहुत ही गंभीर है। इस दिशा में कार्रवाई भी चल रही है। ठीक है, पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसमें करेगी और सरकार ने कहा है कि हम जल्दी ही चुनाव कराएंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों को हर हमेशा मजबूती प्रदान करने का काम किया। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में प्रधान और प्रशासक नहीं होने से कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही एक संवैधानिक परंपरा भी टूटी है, जिसका सीधा असर व्यवस्था पर पड़ता है। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासकों की नियुक्ति कब होगी और पंचायत चुनाव आखिर कब कराए जाएंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया है कि पार्टी ने पीएम मोदी के 11 साल बेमिसाल के तहत कार्यक्रम प्लान किए हैं। उन्होंने बताया कि बीजेपी प्रदेश में जगह जगह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा करेगी, ताकि जनता केंद्र सरकार के कामों से रूबरू हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बांधने का जो उन्होंने प्रयास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर बिल्कुल हम जनता के बीच में अनेकों जो हमारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से जो एक सेवा सुशासन की जो भावना होती है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर हम पूरे भारतवर्ष में पूरे अनेकों जगह हम जो है संपूर्ण एक सूत्र में पिरोने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया पूरे विश्व को लेकर, उसमें योजनाओं को लेकर हम कार्यक्रम करेंगे जनता के बीच में और सेवा के भाव से बहुत सारी जो हमारी योजनाएं हैं उनके विकास को लेकर अनेकों जो और आगामी योजनाएं बनने जा रही हैं उसको लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। रविवार को राजधानी देहरादून में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने साइकिल रैली में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों के साथ साइकिल चलाई और रैली का नेतृत्व किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने का उनका सपना तब पूरा होगा जब यहां हर घर से एक खिलाड़ी निकलेगा। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में गांव-गांव और छोटे कस्बों में भी खेल मैदान और मिनी स्टेडियम बनाने का पीछे का मकसद यही है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। आपको बता दें कि चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित ये घाटी प्राकृतिक प्रेमियों और पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। यहाँ आपको दुर्लभ प्रजाति के एल्पाइन फूलों की सैकड़ों प्रजाति मिलेगी, साथ ही बेशकीमती जड़ी बूटी भी देखने को मिल जाएगी। पहले दिन 49 पर्यटकों ने वैली ऑफ फ्लावर्स के दीदार किया। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आपको वैली में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन परमिट चार्ज देना होगा। भारतीय पर्यटकों के लिए 200 रुपए प्रति पर्यटक और विदेशी पर्यटकों के लिए 800 रुपए प्रति पर्यटक की दर शुल्क तय किया गया है। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर आरटीओ देहरादून नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को देहरादून आरटीओ के सभी अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्यालय आएंगे। इस पहल को लेकर आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रियलिटी चेक करने के साथ ही कार्यालय को एक दिन वाहन मुक्त रखा जाएगा और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ये कदम खासा जरूरी है। उन्होंने बताया कि अधिकारी और कर्मी साइकिल से भी कार्यालय आ सकते हैं। ये हमने अभी प्लान किया है कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हफ्ते में एक दिन, अभी हम जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उससे स्टार्ट करेंगे, थर्सडे है, हर थर्सडे को कमिंग जो वीक आएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। हमारा पूरा ऑफिस, एक तो उससे ये होगा कि ऑफिस हमारा व्हीकल फ्री रहेगा, लगभग जितने भी कर्मचारी हैं उनका व्हीकल रोड पे नहीं रहेगा। तीसरा हमारा इम्पॉर्टेंट जो मेन मकसद है, रियलिटी चेक होगा कि हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से किसी भी अपने कार्यस्थल पे या मार्केट जाना चाहता है तो उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो उसमें हम एक फीडबैक फॉर्म भी बनाएंगे। जब घर से निकले और ऑफिस तक पहुँचे
उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, ये हमारा जो होगा प्लानिंग में काम आएगा। अगर आप भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। लेकिन एक्सप्रेसवे खुलने के बाद इसका कितना फायदा और कितना नुकसान देहरादून की जनता को भुगतना पड़ेगा, ये बताने की कोशिश की है हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने। दिल्ली से देहरादून आने के लिए समय वर्तमान की अगर हम बात करें तो करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर कहीं रास्ते में मुरादाबाद, मेरठ या कहीं मुजफ्फरनगर में जाम की स्थिति देखने को मिल जाती है तो 6 से ज़्यादा 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो एलिवेटेड रोड तैयार की जा रही है, हम अभी उसी एलिवेटेड रोड पर ही के मौके पर पहुंचे हैं और हम दिखाना चाहेंगे जो ये एलिवेटेड रोड है इसकी तैयारी चल रही है और जो दिल्ली से लेकर देहरादून तक सिर्फ जो 6 से 7 घंटे की जो हमने अभी समय बताया है, सिर्फ 2.5 घंटे में इसकी दूरी तय की जाएगी। हालांकि जो इसकी दूरी अगर हम बात करें तो इसकी दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और इसमें जो वाहन दौड़ेंगे लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। अगर हम बात करें जो दिल्ली से अक्षरधाम से शुरुआत इसकी होगी और अगर बागपत होते हुए शामली होते हुए सहारनपुर होते हुए और यहाँ पर देहरादून ये रोड आएगी। लगभग अगर हम बात करें कुछ अगर जिस तरह से इंतज़ार किया जा रहा है, लगभग इससे 1 से 1.5 या 2 महीने करीब इसको खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर हम खुलने से पहले की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तैयारी चल रही है। थोड़ा बहुत जो एलिवेटेड रोड का जो काम है वो काम चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये जो एलिवेटेड रोड है जो बंद कर रखी है, लेकिन जो 2 पहिया वाहन है अब भी इसी एलिवेटेड रोड से आने की कोशिश कर रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो 2 पहिया वाहन है जो कार्यदायी संस्था है जो ये रोड जो सड़क बना रही है, एलिवेटेड रोड तैयार कर रही है, उन्होंने ये रास्ता पत्थरों से बंद किया हुआ है। लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि जो 2 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन किस तरह से उन पत्थरों को पार करके यहाँ आ रहे हैं। इसका भी हम कारण बताएंगे क्यों ऐसा वजह है क्यों। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हम वो रोड भी दिखाएंगे जो पुरानी रोड है जो डाटकाली से लेकर जो गणेशपुर तक जाती है और आप देख सकते हैं वो रोड जो सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में जा रही है। इसमें अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पर्यटन सीजन चल रहा है, 4 धाम यात्रा चल रही है। अगर हम कल की बात करें शनिवार की तो शनिवार को यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर का जाम देखने को मिला था क्योंकि 2 ट्रक यहाँ पर ख़राब हो चुके थे जिसके वजह से जो यात्री हैं उनको कई घंटे तक उसमें वहाँ पर जूझना पड़ा था, जिसमें गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल थे। इस वजह से जो 2 पहिया वाहन है, इन 2 पहिया वाहन जाम से बचने के लिए यह कदम उठाने को तैयार हो रहे हैं। अब जिस तरह से अभी वर्तमान में मैंने अभी बताया था कि 15,000 गाड़ियाँ लगभग प्रतिदिन आती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जब ये एलिवेटेड रोड तैयार हो जाएगी तो 15,000 से अधिक यहाँ पर जो वाहन है देहरादून में एंट्री करेंगे। हालांकि जिस तरह से यातायात निदेशालय या फिर सरकार बता रही है कि जब बिंदाल और रिस्पना तैयार नहीं होते तो जब तक रोड एक चयन किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो शहर में जाते हैं और शहर की स्थिति आज की डेट में सभी को पता है कि क्या स्थिति है। शहर में पूरा दबाव देखने को मिलता है शनिवार, इतवार या वीकेंड पे। और पर्यटन सीजन की बात करें या फिर 4 धाम यात्रा की बात करें तो शहर में दबाव देखने को मिलता है। लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देहरादून में किस तरह से जो यात्रियों या भी वाहनों का कितना दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि यातायात निदेशालय ने जो बजट जो कार्य योजना है सरकार को भेज रखी है, सड़क के बारे में जो योजना है वो तैयार करने की बात कही जा रही है, जिससे कि जो देहरादून के अंदर जो शहर है उसमें जो यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब तक अगर वो कार्य योजना तैयार नहीं होती है तो जो लोग यहाँ पे देहरादून में रहते हैं उनको दिक्कतों का सामना सहन करना पड़ेगा।
कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून में निजी स्कूल में मानसिक रूप से अक्षम 2 भाइयों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं राज्य बाल आयोग की टीम ने भी निजी स्कूल और हॉस्टल का निरीक्षण किया। आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने बताया कि स्कूल का संचालन दिल्ली में पंजीकृत एक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूल पर शैक्षिक मान्यता संबंधित प्राधिकरणों से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बता दें कि स्कूल में बच्चे जो हैं वो रहते थे, हॉस्टल बना हुआ था और ऐसे में अब बाल आयोग अन्य बच्चों की भी काउंसलिंग करेगा। लगे हुए थे वैसे तो वो डीवीआर हम देखेंगे कि और क्या क्या मामला बनता है। प्लस मैंने अपनी लॉयर को वो सारे कागज दिए हैं कि क्या ट्रस्ट के लॉज बाय लॉज, मैं पूरे नहीं देख पाई, वो स्टडी करेगी कि लॉज बाय लॉज के अकॉर्डिंगली वो छात्रावास कितनी जगह कैसे काम कर सकते हैं। उत्तराखंड डीपीओ को भी हमने, देहरादून डीपीओ को लिखा है कि क्या इस तरह के अनुपालन के लिए समाज कल्याण या उनकी तरफ से कोई सर्टिफिकेशन होना जरूरी था और नहीं था, तो आगे उसकी नीड पे वो मुझे रिपोर्ट देंगे। वादिनी निवासी पटेल नगर के द्वारा थाना पटेल नगर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके 2 नाबालिग दिव्यांग बच्चे हैं जो कि बंजारावाला स्थित स्कूल में अध्ययनरत थे और वहाँ का जो केयर टेकर था उनके द्वारा उनके बच्चों का जो है लैंगिक उत्पीड़न किया गया और साथ ही साथ मारपीट भी की गई। इस तहरीर के आधार पर पटेल नगर पुलिस के द्वारा बीएनएस एवं पॉक्सो की संशोधन धाराओं के अंदर अपराध पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना के अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए मौका वारदात से डीवीआर एवं सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया गया। साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। उनके द्वारा ट्रांसलेटर की मदद से बच्चों के बयान अंकित किए गए, वादिनी के बयान अंकित किए गए और साथ ही साथ दिव्यांग बच्चों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। उधर रामनगर का स्लॉटर हाउस इन दिनों विवादों में घिर चुका है। आलम यह है कि चेयरमैन और सभासद आमने सामने आ गए हैं। सभासदों का आरोप है कि चेयरमैन बिना पालिका बोर्ड की सहमति के फैसले ले रहे हैं, जबकि ये नियमों के खिलाफ है। सभासदों का कहना है कि वो स्लॉटर हाउस के संचालन के खिलाफ नहीं है, बस कामकाज में पारदर्शिता चाहते हैं। हालांकि चेयरमैन इसके उलट कह रहे हैं। उन्होंने सभासदों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सर मामला तो ये सारे जो भी आरोप कल हमारे आपके माध्यम से हमने कल देखे मीडिया में, और तो ये सारे आरोप निराधार हैं। हमारा बस इतना है कि जितनी भी यहाँ पे निविदा प्रक्रियाएं होती है वो टेंडर के माध्यम से हों और पारदर्शिता रहे कार्य संस्कृति में, और हम लोग जो सभासद लोग चुन के आते हैं हमारी जवाबदेही सीधे जनता तक होती है, तो हमारे पास भी बहुत दबाव होता है जनता का। तो अब चाहे स्लॉटर हाउस को लेके हम सब चाहते हैं कि ठीक है ये खुले और इसमें नियमानुसार ये खुले। ये हमने बोर्ड बैठक में भी कहा था। देखिए परसों की बात है या कल की, ये शमीम वगैरह बैठे थे, तो जब इन्होंने क्या किसने पैसे मांगे, तो जो बबलू है जिसे स्लॉटर हाउस चलाया था पहले, उसने इसके मुंह पे कहा कि तूने मुझसे ये कहा कि इस मांडे में और खाल में आधे तेरे आधे मेरे, मैं तुझे करवा दूंगा। ये परसों, और कहो तो वो लड़का आपके सामने बयान दे देगा। एक बात तो ये खत्म हो गई, और सभी का उसमें हाथ था, कुछ कुछ छोड़ के, सब नहीं है। जो इस लालच में थे और जो मैंने बयान दिया था वो सही दिया था, हल्फिया बयान दिया था। रुड़की में नगर पंचायत अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस को तहरीर दी गई। नगर पंचायत अध्यक्ष की माने तो आरोपियों ने उसे पंचायत क्षेत्र में आकर गोली से मारने के लिए कहा है। उधर पुलिस धमकी देने वालों की तलाश में लग गई है। आप क्या बड़ी जाति के लोग हैं, वो 4 बार आप पर हमला हो चुका है, आगे कुछ और बड़ा भी हो सकता है। देखो एक आपने कभी एक वाक्य भी बताया कि 30-40 साल पहले भी आपकी बिरादरी के ही कुछ लोग जीत गए थे, वो गांव छोड़ना पड़ा। मैंने बिरादरी का नाम लिया, आपको शायद समझ नहीं आया। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अब से 30-35 साल पहले जीत गया था, तो इन दबंगइयों ने उसे इतना मारा था उस वक्त कि उसे गाँव रामपुर छोड़ना पड़ा था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास के पन्नों पर रजिस्टर्ड है। और मैं फिर एक बात दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि मुझे हर बिरादरी ने वोट दे रखा, मैं हर बिरादरी का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा।
रुड़की के मंगरौर में 60 साल के बुजुर्ग ने पड़ोस में खेल रही 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। दरअसल बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि पड़ोस में रह रहे एक शख्स ने आरोपी को देखकर शोर मचाया, जिसके बाद खुलासा हुआ। बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। साथ ही इस मामले को लेकर जाँच शुरू कर दी है। दुष्कर्म के प्रयास का मामला पुलिस के संज्ञान में आया। परिजनों ने एक तहरीर दी कि उनकी 7-8 साल की बच्ची के साथ किसी अधेड़ व्यक्ति ने कुछ प्रयास किया है। इमीडिएट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वो जो व्यक्ति था पुष्टि के बाद उसको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीएम धामी ने हरिद्वार में किया वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण। साधु संतों ने मुख्यमंत्री को दिया आशीर्वाद। कहा धर्म रक्षक धामी के नेतृत्व में विकास पथ पर अग्रसर है उत्तराखंड। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा ने तैयार किया खास प्लान। प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। जन जन तक पहुंचाई जाएगी सरकार की उपलब्धियां। उत्तराखंड की पंचायतों में प्रशासकों को लेकर असमंजस बरकरार। राजभवन से अध्यादेश को मंजूरी मिलने का इंतजार। पंचायतों में प्रभावित हुआ कामकाज। और विश्व पर्यावरण दिवस पर देहरादून आरटीओ की नई पहल। हफ्ते में एक दिन साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कार्यालय आएंगे कर्मचारी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया कदम।